नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बीपीएससी एईडीओ 2.0 जो एडुटेरिया की नई वाली टेस्ट सीरीज़ है उसका FLT 8 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जनरल स्टडीज़ का पेपर है ना। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर के तहत जो है हम लोगों का ये आई थिंक चौथा सेट है। इससे पहले 3 सेट ऑलरेडी जो है वो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। आसानी से आप सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। चूँकि ये देखिए एडुटेरिया के द्वारा बनाया गया सेट है, तो इसमें मेरा कोई भी इनपुट नहीं है, बस आपके समक्ष मैं इसे लेकर उपस्थित हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें लेंदी है, समय ज़्यादा लग रहा है रिकॉर्ड करने में, तो वीडियो लंबा हो जाता है। आप अगर चाहें तो 1.5x करके देख सकते हैं। लंबा वीडियो देखकर तनाव नहीं लेना है, चूँकि असर्शन रीज़न और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादा है, और चूँकि उस तरह के क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा समय लगता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज के टेस्ट का। पहला क्वेश्चन है कि वाकर परिसंचरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है कि यह जो है वाकर परिसंचरण जो है ये उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायु के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन का एक प्रतिरूप है। ये कथन सही है। ठीक है, वाकर परिसंचरण जो है वो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायु के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया अप डाउन यानी ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया ऐसे ऊपर नीचे, है ना। और क्षैतिज का मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट, यानी कि मतलब दाएं बाएं बाएं दाएं जो भी कहें, है ना। तो क्षैतिज संचलन का एक वायुमंडलीय प्रतिरूप है, ये दिया गया है, सही है। सामान्य स्थितियों में जो होता है वो उच्च वायुदाब पूर्वी प्रशांत या दक्षिण अमेरिका के पास जो है, और निम्न वायुदाब जो है वो पश्चिमी प्रशांत यानी इंडोनेशिया के पास होता है। दूसरा है कि अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर यह परिसंचरण तीव्र हो जाता है, जिससे भारत में भारी वर्षा होती है। तो ये कथन जो है वो गलत दिया गया, क्योंकि ऐसा अल नीनो के दौरान नहीं होता है, ला नीना के दौरान होता है। ठीक है, ला नीना के दौरान जो है सामान्य वाकर परिसंचरण में और भी मजबूत हो जाता है, और प्रशांत महासागर में जो है वो निम्न वायुदाब बन जाता है, जिससे कि भारत सहित दक्षिण पूर्वी जो भी एशियाई देश है वहाँ अच्छी खासी हमें वर्षा देखने को मिलती है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा है ला नीना की स्थिति में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र और अधिक सुदृढ़ हो जाता है। तो ये जो है अभी हमने आपको जो बताया था दूसरे वाले स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन में, वही चीज़ यहाँ दिया गया है। तो तीसरा सही है। इसमें सत्य कथन पूछा जा रहा था, तो 1 और 3 दोनों कथन सही है। आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें कुछ जल संधियाँ दी गई है और उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है ना। नॉर्थ टू साउथ, तो ऐसे ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ जो है आपको सजाने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे नॉर्थ में जो हो जाएगा इसके अनुसार वो है बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये सबसे उत्तर में पड़ेगा और अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है। ठीक है, अंटार्कटिक ओशियन यानी अंटार्कटिक महासागर और पैसिफिक प्रशांत महासागर को जो है ये दोनों को ये बेरिंग जल संधि जोड़ती है, तथा अलास्का और रूस को जो है ये अलग करती है ना। ये अलास्का और रूस को जो है वो अलग भी करती है, सेपरेट करती है ना। अलास्का और रसिया को ये सेपरेट करती है बेरिंग जल संधि, सबसे उत्तर में ये है। तो 1 हो जाएगा सबसे पहले, है ना। तो 1 2 इसमें दिया गया है ए और बी में, तो ये दोनों तो हम पहले ही छांट लेंगे। ए और बी में अब हमें चुनना है। तो उसके बाद ये सबसे उत्तर में है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो जिब्राल्टर जल संधि है ना। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप में है ना, यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप में और स्पेसिफिक जानना हो तो स्पेन और अफ्रीका के बीच स्थित है ना। स्पेन एंड अफ्रीका के बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। तो 1 के बाद आ गया 4, दोनों में 4 है। इसके बाद जो है उत्तर में वो मतलब उत्तर में सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद जिब्राल्टर, उसके बाद है बास जल संधि। बास जल संधि जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और तस्मानिया द्वीप के बीच स्थित है ना। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और तस्मानिया द्वीप के पास स्थित है। तो 1 2 1 4, उसके बाद बारी आ रही है 2 की, 1 4 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुक जल संधि ये जो है न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है ना। ये न्यूजीलैंड में है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की भूगर्भिक संरचना के कालक्रम के अनुसार जो प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम में कौन सा दिया गया है। तो कुछ तंत्र दिए गए हैं, मतलब पहाड़ियों के
उसमें पूछा गया है कि सबसे पुराना कौन सा है, तो पुराने से नए की ओर आपको व्यवस्थित करना है, सजाना है। तो एक चीज़ हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि धारवाड़ जो है वो काफ़ी पुराना है। सबसे प्राचीन जो है रूपांतरित अवसादी चट्टान है, ठीक है। सबसे प्राचीन रूपांतरित अवसादी चट्टान है ना। सबसे जो है सो प्राचीन रूपांतरित अवसादी चट्टानें हैं जो कि अत्यधिक धात्विक, यानी कि इसमें धातु वगैरह ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जिसमें भी धारवाड़ है उसे आप रखिए, बाकी को काट दीजिए। तो बी और सी तो नहीं ही होगा। इस मेथड को आप एग्जाम में भी लगाइएगा। एलिमिनेशन मेथड काफ़ी सटीक और काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे आप 4 में आंसर लगाते तो संभावना होती कि 25% संभावना है सही होगा। ऐसे आपको एक पता था धारवाड़, तो इन दोनों को आप अलग कर दिए। अब इन दोनों में से जो भी लगाएंगे आप, तो आपका संभावना सीधे दुगना हो गया। यानी इन दोनों में से जो भी लगाएंगे 50% इसकी संभावना है कि आप सही आंसर लगाएंगे। चलिए वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो धारवाड़ के बाद जो बारी आती है वो है अरावली की, है ना। अरावली तंत्र जो है वो विश्व की प्राचीनतम जो है वलित पर्वत का ये उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। वलित पर्वत है ना। जैसे हिमालय नवीन वलित पर्वत है, उसी तरह वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इसका निर्माण जो है वो धारवाड़ काल के अंतिम चरणों के दौरान हुआ है या उसके बाद माना जाता है। तो धारवाड़ अरावली, उसके बाद कडप्पा तंत्र, उसके बाद विंध्यन तंत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। कडप्पा तंत्र जो है वो धारवाड़ चट्टानों के अपर्दन से बनी है, ये कडप्पा तंत्र से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। और विंध्यन तंत्र जो है ये कडप्पा के बाद निर्मित हुई है ना। जो मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री जैसे लाल बलुआ पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है ये विंध्यन तंत्र। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए 3 का सही जवाब है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि रुद्रोष्म ताप परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य है। तो रुद्रोष्म ताप परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में सत्य है कि जब वायु ऊपर उठती है तो बिना बाहरी उष्मा ग्रहण किए इसके आयतन में विस्तार के कारण तापमान गिर जाता है ना। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वायु जो है वायुमंडल में अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान घटता हुआ दिखेगा, है ना। तो जब वायु की एक राशि ऊपर उठती है तो बाहरी दबाव जो है वो कम होने लगता है, ठीक है। साइंस के तहत ये पढ़े होंगे, बाहरी दबाव जो है वो कम होने लगता है ना। और जब बाहरी दबाव कम होने लगता है तो उसका आयतन जो है वो फैलता है, आयतन जो है वो फैल जाता है। और इसका जो विस्तार करने का कार्य है, यानी विस्तार में कार्य करने के कारण जो है ऊर्जा व्यय होती है और वायु का तापमान गिर जाता है ना, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के आदान प्रदान के बिना। और इसमें जो ये रुद्रोष्म जो वर्ड दिया है, शुष्क रुद्रोष्म जो दर है वो 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर होता है, ठीक है, मीटर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी 1-2 एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगला है कि निम्नलिखित सागरों को उनके लवणता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि सबसे ज़्यादा लवणता किसमें है। तो सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो वॉन झील जो कि तुर्की में है, इसमें है ना। सागरों और झीलों में लवणता की मात्रा जो है वो वाष्पीकरण, ताज़े पानी की आवक और भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। तो वॉन झील जो है ये सबसे ज़्यादा लवण है और इसकी लवणता जो है 330% से 333% मानी जाती है प्रति 1000, है ना। और विश्व के सबसे खारे जो है जल निकायों में से एक माना जाता है वॉन झील। तो 3 किस्में है, तो ए और सी में इन दोनों को हम काट के हटा देंगे। अगला है इसके बाद जो है मृत सागर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो 3 के बाद कौन सा आ जा रहा है, 1 आ रहा है ना। मृत सागर की लवणता जो है नोट कर लीजिए 238% से लेकर 240% है, ठीक है। कुछ स्रोत हैं वहाँ पर 340% भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। हालांकि अगर ये 340 होगा तो वॉन झील इससे भी अधिक लवण होगा। तो 3 के बाद 1 आ गया। उसके बाद क्या है, तो लाल सागर है 2, है ना। लाल सागर, और लाल सागर की जो औसत लवणता है वो 37 से मोटा मोटी मान के चलिए कि 40-41% के आसपास है ना। 37 से 41% के आसपास है। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। भूमध्य सागर की लवणता भी जो है वो यहाँ पर जो दिख रहा है भूमध्य सागर, इसकी भी 37 से 39% के आसपास पाई जाती है। थोड़ा सा लाल सागर से थोड़ा सा ये कम है, आसपास ही है दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है
कि करेवा भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेवा भू आकृति के संदर्भ में विचार करने के लिए बोला जा रहा है और पूछा क्या जा रहा है आपसे, यहाँ पर सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला कथन दिया गया है, ये कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप हैं। करेवा भू आकृतियों के बारे में बोला जा रहा है कि कश्मीर में पाए जाने वाले झील निक्षेप हैं। तो जी हाँ, ये सही जवाब है, कश्मीर में पाए जाने वाली झील निक्षेप हैं। ये मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा और मोटे रेत के जमाव से बने हैं। तो करेवा जो है जलोढ़ मृदा नहीं बल्कि हिमनद मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पर हिमनद मिट्टी, ठीक है, हिमनद मिट्टी और मोराइन के निक्षेपों से बना है। ठीक है, ये जो है मोराइन के निक्षेपों से बना है। हालांकि इनमें जो है रेत और मिट्टी होती है, लेकिन इन्हें जलोढ़ मृदा कहना तकनीकी रूप से गलत होगा, इसलिए जलोढ़ जैसे ही दिखेगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है कि ये केसर यानी जाफरान की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये तीसरा कथन भी सही है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये केसर की जो है हाई क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है ना, हाई क्वालिटी के लिए ये प्रसिद्ध है, उच्च गुणवत्ता की खेती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बादाम और अखरोट भी उगाए जाते हैं। ठीक है, बादाम एंड अखरोट भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा। तो फिर से आपको नॉर्थ टू साउथ सजाने के लिए बोला जा रहा है ना। आइए सजाते हैं। नॉर्थ टू साउथ सजाने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है पहला कथन कि पालघाट, थालघाट, भोरघाट और सेनकोट्टा गैप दिया गया है। तो इसके अगर सही जवाब की आपसे बात कर ली जाए तो सबसे नॉर्थ में यानी सबसे जो उत्तर में पड़ता है वो थाल घाट है। ठीक है, थाल घाट है। तो जहाँ जहाँ आपको थाल घाट दिख रहा है उसको रखिए, बाकी ए और सी में नहीं है तो इसको काट दीजिए, है ना। थाल घाट, उसके बाद कौन सा है, थाल घाट के बाद होगा, थाल घाट के बाद होगा भोर घाट, है ना। ठीक है, भोर घाट है। उसके बाद फिर पाल घाट, ये सही है। उसके बाद सेनकोट्टा गैप। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए कि थाल घाट जो है ये है कहाँ पर। तो ये MH का मतलब महाराष्ट्र में है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और मुंबई को ये नासिक से जोड़ता है। ठीक है, नोट कीजिएगा कि मुंबई को ये नासिक से जोड़ता है, नोट कर लीजिएगा इसे। और उसके बाद जो भोर घाट दिख रहा है ये भी कहाँ पर है, भोर घाट भी महाराष्ट्र में है ना। और मुंबई को ये पुणे से जोड़ता है। ठीक है, भोर घाट जो है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके बाद क्या दिख रहा है, पाल घाट, तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ियों के बीच स्थित है। उसके बाद सेनकोट्टा गैप, यह सबसे दक्षिण में स्थित है जो कोल्लम यानी कि केरल और मदुरै तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और TN तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, महासागरीय तापीय प्रवणता वह परत है जहाँ, मैं इसे थोड़ा सा साफ कर ले रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। चलिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय तापीय प्रवणता वह परत है जहां गहराई के साथ तापमान में तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है ना। महासागरीय तापीय प्रवणता यानी थर्मोसाइक्लोन की बात की जा रही है। वह संक्रमण परत है जो गर्म ऊपरी परत और ठंडी जो गहरी परत होती है इसके बीच होती है। और इस परत में अगर आप गहराई बढ़ाएंगे तो तापमान जो है वो बहुत तेज़ी से नेगेटिव यानी कि घटता है ना। और महासागर के कुल जल का लगभग जो 90% हिस्सा होता है इसी परत के नीचे होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में दिहांग, दिबांग और लोहित के संगम के बाद असम घाटी में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है ना। और एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इसे जो है सांगपो बोला जाता है। कहाँ पे, सांगपो बोला जाता है इसे तिब्बत में, है ना। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोला जाता है। ठीक है, दिहांग या फिर सियांग के नाम से ये जाना जाता है। और असम घाटी में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिहांग के नाम से जाना जाता है असम घाटी में भी ये। और बांग्लादेश में यही नदी जो है वो जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पे, तो बांग्लादेश में। उपसौर और अपसौर की घटनाओं के संदर्भ में क्या सही है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है उपसौर की स्थिति जो है ये तो पढ़ा ही होगा आपने। ये जो है उपसौर 3 जनवरी के आसपास होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही बता रहा है कि उपसौर की स्थिति जो है वो 3 जनवरी के आसपास होती है जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे
करीब होता है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी के आसपास होती है ना। और इस समय सबसे निकट कहने का मतलब क्या है, तो ये 147 मिलियन किलोमीटर में होता है, तो इसे ही निकट माना जाता है। अपसौर की स्थिति जान लीजिए कब होती है, तो अपसौर जो है वो 4 जुलाई, ठीक है, अपसौर 4 जुलाई के आसपास होता है, जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अधिकतम मतलब क्या समझ रहे हैं आप, यहाँ पर 147 था, तो यहाँ पर जो है वो 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होता है, ठीक है। और पृथ्वी के जो ऋतु परिवर्तन होते हैं उसका मुख्य कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है, न कि सूर्य से दूरी। इसलिए जनवरी के पास होने के बावजूद भी आप देखते हैं कि ठंड हमें, हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें ठंड ठीक ठाक देखने को मिलती है। चलिए अगला है कि आपको भौतिक राशियां दी गई है और एसआई मात्रक दिए गए हैं। आसान सा सवाल है, रटने वाला सवाल है, ठीक है। बीपीएससी सीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था ये। चलिए मिला देते हैं इसे। आवेग का होगा न्यूटन पर सेकंड, आवेग का न्यूटन पर सेकंड, हाँ चलिए, 1 का 4, ठीक है, 1 का 4 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। पृष्ठ तनाव का क्या होगा, पृष्ठ तनाव का होगा न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। प्रतिबल का क्या होगा, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और कोणीय त्वरण का जो हो जाएगा वो रेडियन सेकंड प्रति स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर निकल कर आ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एक कार एक गोल रास्ते में एक जैसी चलती है, तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा सही है, ठीक है। एक गति में चल रही है कोई कार, है ना, कोई कार जो है वो एक गति में चल रही है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो गति की दिशा में परिवर्तन के कारण स्थिर संवेग, ऐसा नहीं है, स्थिर संवेग नहीं होगा। जब कोई कार जो है एक वृत्ताकार पथ पर घूमेगी एक समान गति से, तो उसकी चाल स्थिर रहती है, लेकिन हर क्षण गति की दिशा जो है वो बदलती रहती है। कभी इस दिशा में गति कर रहा है तो कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, ठीक है। दूसरा है कि गति की दिशा में कोई परिवर्तन ना होने के कारण संवेग में परिवर्तन, तो गति की दिशा जो है वो बदल रही है, हमने अभी डिस्कस किया। गति की दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। चौथा है कि गति की दिशा में परिवर्तन के कारण चाल में परिवर्तन, ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वेग जो है, वेग की अगर आप बात करें तो वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। वेग जो है एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अदिश राशि में दिशा नहीं होती है, लेकिन सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, और दिशा में परिवर्तन के कारण जो है वो वेग में भी परिवर्तन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। किसी चीज़ को स्थिर अवस्था से हिलाने के लिए उसकी गति को एक जैसी बनाए रखने के मुकाबले ज़्यादा बल की ज़रूरत क्यों होती है, तो ये जो है इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है ना, ठीक है। यहाँ पर जो दिए गए हैं उसके हिसाब से, तो भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण जो है वो कम हो जाता है ना। किसी वस्तु की अवस्था में अगर बात कर लें तो अवस्था में परिवर्तन तब नहीं होता जब तक उस पर बाहरी बल कार्य नहीं करता, और ये न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वो कहता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, ओह क्या आ गया ये, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। इनमें से कौन सा घर्षण बल के घटते क्रम का सही क्रम है, घर्षण बल के घटते क्रम का सही क्रम कौन है, तो इसका जो है पहले स्थैतिक घर्षण होगा, फिर सर्पी घर्षण, फिर लोटनिक घर्षण। ये है क्या, तो स्थैतिक घर्षण तब होता है जब कोई वस्तु जो है स्थिर रहती है, ठीक है। जब कोई वस्तु जो है स्थिर रहती है उस समय स्थैतिक घर्षण होता है, और गति करने का प्रयास कर रही होती है तब यह सबसे ज़्यादा प्रतिरोध प्रदान करता है। सर्पी घर्षण को जो है ये जो सर्पी घर्षण आपको दिख रहा है इसे जो है गतिज घर्षण भी बोला जाता है ना, इसे गतिज घर्षण भी बोला जाता है। और ये तब होता है जब दो सतहें एक दूसरे के ऊपर फिसलती है ना, और यह स्थैतिक घर्षण से कम होता है। लोटनिक घर्षण की बात कर ली जाए तो ये तब होती है जब कोई वस्तु जो है किसी सतह पर लुढ़कती है ना। लोटनिक आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, और यह घर्षण जो है घर्षण का सबसे छोटा प्रकार होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब है। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो जल में प्रकाश की चाल जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना।
एक क्वेश्चन निर्वात के बारे में पूछा जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की चाल होती है, वो कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। जल में आप प्रकाश की चाल देख रहे हैं 2.25 है यहाँ, लेकिन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूछा गया है एग्जाम में। निम्न में से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन स्नेल के नियम से संबंधित है? स्नेल के नियम से कौन सा कथन संबंधित है? तो स्नेल का नियम पहले होता क्या है? तो स्नेल का नियम जो है वो प्रकाश के अपवर्तन, यानी जो एक तरह से कहें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित है, और इसमें 2 मुख्य सिद्धांत शामिल है। एक है आपतित किरण, यानी आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है, और अपरिवर्तित किरण जो है, तीनों एक ही तल यानी विमान में होते हैं। यह अपवर्तन का पहला नियम है ना। स्नेल के नियम यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला कथन है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो कथन है गलत है। दूसरा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल सही है, अभी हमने बताया था आपको। और तीसरा कथन है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, यानी कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर का अनुपात जो है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये जो है तीसरा कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो है दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1972 में की गई थी, है ना। और ये जो है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जाहिर सी बात है भारत सरकार के द्वारा की गई थी, और जून में की गई थी, ध्यान रखिएगा, जून 1972 में, है ना। और जून 1972 में की गई थी। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि सितंबर 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो, है ना, इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया था। जून में स्थापना की गई थी और सितंबर में इसरो को इसके अधीन ला दिया गया था। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नोरियो तनिगुची, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम ये नोरियो तनिगुची, जो कि जापान के वैज्ञानिक थे, है ना, जापान के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था, ध्यान रखिएगा इसे, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मिलाना है आपको प्रक्रिया और पृथक्करण करने की विधि। तो यहाँ पहला दिया गया है एसीटोन और पानी को उसके मिश्रण से पृथक करना। ये क्या कहलाता है? तो ये आसवन कहलाता है ना। ये जो है आसवन कहलाता है। तो 1 का हो जाएगा 3। पानी और मिट्टी के तेल को मिश्रण से पृथक करना, ये जो है पृथक्करण कहलाता है। तो 3 के बाद हो जाएगा 4, यानी बी का 4। दूध से क्रीम को पृथक करना, ये सबसे आसान है, ये है अपकेंद्रन, है ना, अपकेंद्रन। 2, जैसे घी वगैरह आपके घर में बनता होगा तो इसी विधि का उपयोग किया जाता है, अपकेंद्रन। पौधे के अर्क से रंग द्रव्य का, तो ये वर्ण लेखन, ये सी और डी आसान था, है ना। सी और डी मतलब आसान कहने का मतलब बहुत ईजी था, आपको याद होना चाहिए। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संभारिक का उदाहरण है? ठीक है, संभारिक, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है वो संभारिक का उदाहरण है? तो संभारिक का उदाहरण यहाँ पर है कैल्शियम और आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जो हैं यानी कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है वो समान होती है, उन्हें जो है संभारिक बोला जाता है, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक अगर आप देखेंगे 20 है और द्रव्यमान जो है वो 40 है ना। उसी तरह आर्गन का जो है अगर आप बात करें तो ये इसका एटॉमिक नंबर 18 है लेकिन द्रव्यमान जो है वो 40 है। तो ये जो है संभारिक का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संख्या के अनुसार क्षारीय मृदा धातुओं का सही क्रम है? सही क्रम कौन सा है?
तो इसका जो सही क्रम है वो पहले हो जाएगा बेरिलियम, उसके बाद होगा मैग्नीशियम, उसके बाद होगा कैल्शियम, उसके बाद होगा स्ट्रोंटियम, उसके बाद होगा बेरियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। क्षारीय मृदा धातुएं जो है वो आवर्त सारणी के किस समूह में आता है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो समूह 2 में स्थित तत्व है। ठीक है, जैसे कि आप समूह में नीचे जाते हैं परमाणु संख्या जो है वो बढ़ते चली जाती है। जैसे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बेरिलियम, इसकी परमाणु संख्या 4 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे आप पीरियोडिक टेबल याद किए होंगे। तो 4 नंबर पे बेरिलियम है। हवा में मैग्नीशियम रिबन के जलने से प्राप्त उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम की रिबन जब आप हवा में जलाएंगे तो उससे उत्पाद क्या प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, बिल्कुल जलाएंगे तो उसी का उदाहरण है। MgO का सफ़ेद पाउडर बनता है, ये भी सही है। और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, तो काफ़ी आसान सा था, ये सत्य कथन पूछा गया था। तो डी नंबर, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों जो है सही है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान H+ आयन क्रमशः डैश तथा OH आयन डैश से आकर जल का अणु बनाता है। तो एसिड बेसिस सॉल्ट में आपने पढ़ा होगा, H+ आयन जो है वो एसिड है ना, और OH जो है ये बेस है ना। तो अम्ल और क्षार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग जो है वो पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है ना। क्योंकि यह, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला जो है, हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे, तो पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला ये है। और ये जो है एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक एजेंट है ना, ऑक्सीकारक एजेंट है। और यह पानी में घुली अशुद्धियों जैसे कि आयरन, मैंगनीज और ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब जो है ठोस कणों में ऑक्सीकृत, इन सब को जो है वो ठोस कणों में ऑक्सीकृत करता है ना। चलिए, अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर तक पहुंच जाना है। 25 नंबर। चलिए, तो मिलाते हैं इसे। एपिस यानी कि क्या आपको बोला जा रहा है, ये बी है, मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी। तो एपिस जो है ये किस जो है सो गण या फिर उपवर्ग में आता है, तो ये आता है हाइमेनोप्टेरा। ए का हो जाएगा 4, हाइमेनोप्टेरा। दूसरा है लीच यानी कि ये जो है जोंक को बोला जाता है। ठीक है, जोंक को बोला जाता है। तो लीच जो है वो हिरुडीनिया है ना, 1 में जो दिख रहा है, यानी 4 के बाद 1। केंचुआ आपको पता ही है, केंचुआ। हैप्लोटेक्सिडा। टीनिया अब एक ही बच रहा है, साइक्लोफाइलिडिया। तो ये जो है गण या फिर गण है या फिर उपवर्ग है ना, गण या उपवर्ग है, इसे रटना ही पड़ेगा। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। इसे रट लीजिएगा, समझने लायक क्या ही है, इसमें नाम है तो रटना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्धसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है, सेल का क्वेश्चन है ये। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। गलत है ये, है ना। पूछा क्या जा रहा है, सत्य नहीं है। हाँ ठीक है, सत्य नहीं है, तो पहला ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जो है एक न्यूनकारी विभाजन है, जिसका अर्थ है इसमें जो परिणामी संतति कोशिका होगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है, न कि दुगनी, है ना। यहाँ पर दुगनी दिया गया, आधी रह जाती है, तो ए जो है गलत हो गया। अब बाकी का कथन पढ़ लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पैतृक कोशिकाओं के जीन परिणामी कोशिकाओं के साथ मिश्रित हो जाते हैं। सही है। अर्धसूत्री विभाजन जननांगों की विशेष कोशिकाओं में होता है जो युग्मकों के उत्पादन के लिए होता है, तो ये जो है सी भी सही है। ठीक है। स्थायी उत्तक की कौन सी विशेषता होती है? उत्तक आप लोग पढ़े होंगे। स्थायी उत्तक की कौन सी विशेषता होती है? तो ये जो है अंतः कोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। ठीक
ठीक है। अंतःकोशिकीय स्थान स्थायी ऊतक जो है उन कोशिकाओं से बनते हैं जो अपनी विभाजन की क्षमता जो है वो खो चुकी होती है, इसलिए जो है खो चुकी होती है, इसलिए इसे जो है वो अस्थायी ऊतक बोला जाता है ना। और एक निश्चित कार्य करने के लिए विशिष्ट हो जाती है ना, इसलिए इसे अस्थायी ऊतक बोला जाता है। तो अंतःकोशिकीय स्थान जो है उपस्थित, इसका जो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप हार्मोन है और इसका कार्य क्या है। तो पादप हार्मोन एब्सिसिक एसिड का कार्य क्या है, तो ये वृद्धि अवरोधक है ना। वृद्धि अवरोधक, यह मुख्य रूप से जो है एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन है जो पौधों के विकास को रोक देता है, ठीक है, रोकता है और बीज को जो है वो सुप्तावस्था को, बीज का जो है सुप्तावस्था को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन क्या है, तो ये क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है, यानी कि 1 उसके बाद 4 एक ही में दिख रहा है ना, 4 नंबर। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। जिब्रेलिन क्या करता है, तो जिब्रेलिन जो है वो कोशिका वृद्धि करता है ना, कोशिका वृद्धि। चलिए 3 में दिख रहा है। ऑक्सिन क्या करता है, तो ऑक्सिन जो है वो शीर्ष निष्क्रियता को बढ़ावा देता है, यानी यह जो ऑक्सिन जो है वो पौधों में शीर्ष निष्क्रियता या एपिकल डोमिनेंस के लिए जिम्मेदार होता है, जहाँ मुख्य तना बढ़ता है और पार्श्व कलियाँ की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। ठीक है। चलिए, हालांकि क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा टफ दिया गया है दोस्तों, घबराइएगा मत, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तनाव में आ जाइएगा, मतलब टफ क्वेश्चन है ये, मैं भी बोल रहा हूँ, इसलिए घबराना नहीं है। सबके लिए टफ होगा, आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा एग्जाम में, इसमें क्या है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ग्लूकोज जो है वो लैक्टेट और ऊर्जा में टूटता है, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूटता है, ये भी सही है ना। अगला क्या दिया गया है, ग्लूकोज CO2 H2 और ऊर्जा में टूटता है, तो ये भी सही है। तीनों की तीनों सही है। पूछा क्या गया था, सही नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्लूकोज जो है वो लैक्टेट और ऊर्जा में टूटता है, यह प्रक्रिया केवल तब होती है जब हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, जिसे जो है लैक्टिक एसिड किण्वन कहते हैं। यह सामान्य पूर्ण श्वसन नहीं है। और जब इथेनॉल में टूटेगा, यह प्रक्रिया ईस्ट और कुछ सूक्ष्मजीवों में किण्वन के दौरान होती है। मनुष्य या अन्य उच्च जीवों में यह सामान्य श्वसन का मुख्य मार्ग नहीं है। ठीक है, अब क्या बच जा रहा है, तो ग्लूकोज CO2 H2 और ऊर्जा में टूटता है, ये भी हम लोग देख ही चुके हैं। और ये ऊर्जा में ये प्रोसेस जब होगा तो इसमें जो है वो ATP के रूप में जो है ऊर्जा को मुक्त करेगा, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल के बारे में बात की जा रही है। इसका जो अत्यधिक उत्पादन जो है वो किस रोग का कारण बनता है। अगर WBC जो है आपका शरीर अत्यधिक इसका उत्पादन कर लेगा तो कौन से रोग का कारण बनेगा, तो ये ल्यूकेमिया का कारण बनेगा, है ना। ल्यूकेमिया जो है वो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है दोस्तों, ठीक है, ब्लड कैंसर है और अस्थि मज्जा में ये शुरू हो जाता है, ठीक है, बोन मैरो में शुरू होता है ये। और इस रोग में जो है वो शरीर असामान्यतः जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनियंत्रित और अत्यधिक उत्पादन करने लगता है, जो यहाँ पर दिया गया है। और ये असामान्य कोशिका स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को बाहर निकाल देती है, जिससे शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है। खसरा जो है एक वायरस के कारण होने वाला अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना। मधुमेह, शुगर आप जान ही रहे हैं। पोलियो भी एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकती है। ये डिजीज़ से जो है BPSC CSE में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डिजीज़ को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। BPSC का फेवरेट टॉपिक रहा है अभी तक। अगला है कि 18वीं शताब्दी के मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो आइए इस पर विचार करते हैं क्या क्या है। पहला, हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। तो हैदर अली ने अपनी सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाने के लिए 1755 में डिंडीगुल में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था, ये जो है बिल्कुल सही है। हैदर अली ने अपनी नौसेना के लिए बोर्ड ऑफ एडमिरल की तर्ज पर नौसेना बोर्ड का गठन किया था। तो बोर्ड ऑफ एडमिरल या नौसेना बोर्ड के गठन का श्रेय जो है वो हैदर अली को नहीं जाता है, ये टीपू को जाता है, ठीक है, टीपू सुल्तान को जाता है। तो ये कथन जो है गलत हो जाता है ना। और टीपू ने 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया था।
तीसरा है कि टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर की मरम्मत हेतु दान दिया था। ठीक है, दान इसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी कथन सही है। तो पूछा क्या जा रहा है, कितने कथन, तो केवल 2 कथन। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, है ना। मैसूर के संबंध में ठीक है। चलिए अगला है कि रंजीत सिंह के शासनकाल के दौरान फौज खास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। फौज खास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो यह केवल घुड़सवारों की एक छोटी टुकड़ी थी, ये सत्य नहीं है। यह यूरोपीय प्रशिक्षण प्राप्त पैदल सेना की एक विशेष रेजिमेंट था, ये जो है सही है। ठीक है, ये सही है। रंजीत सिंह की जो फौज खास है, ये जो है नियमित सेना यानी कि फौज आइन की एक विशेष इकाई थी, और यह यूरोपीय प्रशिक्षण प्राप्त पैदल सेना की एक विशेष रेजिमेंट थी, और इसका नेतृत्व जो है वो फ्रांसीसी जनरल एक हुआ करता था, उसके द्वारा किया जाता था। अगला है कि निम्नलिखित कथन ए और कथन आर। चलिए, असर्शन रीजन आपका फेवरेट क्वेश्चन आ ही गया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सतारा पहला राज्य था। क्या ऐसा था क्या? जी नहीं, यही गलत है। सतारा पहला राज्य नहीं था, हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद था, तो ये गलत है। दूसरा है निज़ाम को मराठों और टीपू सुल्तान के आक्रमणों का निरंतर भय बना रहता था, तो ये बात सही है ना, ये बात सही है। आर सही है, ए गलत है, आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, इसे आप नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात कर ली जाए आपसे कि यहाँ जो दिया गया है कि सतारा जो है वो पहला था, तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि सतारा पहला नहीं था, हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद था, है ना, हैदराबाद था। उसके बाद कौन था, तो मैसूर था। उसके बाद कौन था, तो तंजौर था, है ना। इसके बाद अवध, इसके बाद पेशवा, पेशवा के बाद भोसले, फिर सिंधिया, फिर होलकर। तो हैदराबाद के द्वारा कब अपनाया गया था, 1798 में अपनाया गया था। मैसूर के द्वारा 1799 में अपनाया गया था। ठीक है, तंजौर के द्वारा भी 1799 में ही, और अवध के द्वारा ये 1799 होगा। अवध के द्वारा जो है वो 1801 में अपनाया गया था, और पेशवा जो है ये 1802 में अपनाते हैं। और नोट कर लीजिए, भोसले या बरार 1803 में, सिंधिया 1804 में, और होलकर 1818 में। ठीक है, सबसे अंत में होलकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, इसे मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महालवाड़ी, क्या बोला जाता था किसे, तो ये जो है स्थायी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून सही है। रैयतवाड़ी, व्यक्तिगत किसान के साथ अनुबंध, ये भी सही है। महालवाड़ी, ग्राम समुदाय को एक नई इकाई मानना, तो ये भी सही है। तो इसमें से जो है सभी 3 युग में सही सुमेलित दिए गए हैं। सभी 3 युग में जो है सही सुमेलित दिए गए हैं। स्थायी बंदोबस्त कब लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए जो है इसे लागू किया गया था। और इसमें जो है सूर्यास्त कानून इसी से जुड़ा हुआ, जिसके तहत यदि ज़मींदार जो है कोई निश्चित डेट रखी जाती थी, कोई तारीख रखी जाती थी, और उस तारीख के जो है सूर्यास्त तक लगान जमा करना होता था, इसलिए सूर्यास्त कानून इसे बोला गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा लाई गई थी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, थॉमस मुनरो के द्वारा ये लाई गई थी रैयतवाड़ी। और इसमें थॉमस मुनरो एंड एक नाम और याद रखिएगा, रीड का, है ना, कैप्टन रीड। ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी लागू था। अगला जो है महालवाड़ी, तो महालवाड़ी जो है ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी, और मैकेंजी ने पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांतों में इसे लागू किया था, है ना, पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांतों में इसे लागू किया था। ठीक है, चलिए 34 नंबर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात पील आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पील आयोग का गठन क्यों बनाया गया था, पील आयोग का गठन क्यों किया गया था, तो ये सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया था। ठीक है, क्योंकि विद्रोह कर देते हैं, उसमें भारतीय सेना ठीक ठाक मात्रा में होते हैं, तो सेना का पुनर्गठन करना और यूरोपीय अनुपात को संतुलित करना, ये नियम बनाया गया था,
है ना। इसके लिए यूरोपीय सैनिकों की जो है संख्या में वृद्धि की गई थी, बढ़ाई गई थी, और सेना को बांटो और राज करो की नीति के तर्ज पर जो है पुनर्गठित किया गया था, ताकि फिर से ऐसा कोई विद्रोह जो है वो दोबारा ना हो सके। बंगाल सेना में जो है यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है वो 1:2 रखा गया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित आंदोलन को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रम में व्यवस्थित करना है ना। सबसे पहले जान लीजिए कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था। तो पहला क्या दिख रहा है, कूका विद्रोह, तो ये हुआ था 1840 से लेकर 1872 के बीच। ठीक है, फराइजी आंदोलन हुआ था 1818 से 1857 के बीच। ठीक है, ये फराइजी आंदोलन, ये कूका आंदोलन। वहाबी आंदोलन के बारे में आपको पता ही होगा, बिहार जीके के तहत हम लोग रोज डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। 1820 से 1860। पागलपंथी कब हुआ था, तो पागलपंथी जो हुआ था वो 1813 से 1833 ईस्वी के तहत हुआ था। ठीक है, इसी समय ये जो कार्यकाल था, मतलब ये इसका काल था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जा रहा है, 1813 वाला यानी पागलपंथी। तो 4 किस में है, केवल 1 में दिख रहा है। तो अगर डेट पता होगा केवल 1 ही आप देखेंगे, देखिए केवल इसी में दिया गया है ना। और पागलपंथी विद्रोह जो है वो 1813 से 1833 ईस्वी में हुआ था, और उत्तर बंगाल में करम शाह द्वारा शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो करम शाह के द्वारा पागलपंथी विद्रोह शुरू किया गया था, और यह एक तरह से धार्मिक विद्रोह था। ठीक है, कूका विद्रोह पूछा जाएगा, तो ये भगत जवाहर मल और बाद में बाबा राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। उसके अलावा वहाबी आंदोलन की अगर बात कर ली जाए तो सर सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में रायबरेली से शुरू होकर पटना तक फैला था ये। अगला है फराइजी आंदोलन। फराइजी आंदोलन जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा पूर्वी बंगाल और इस्लाम में सुधार हेतु शुरू किया गया था। इसके बारे में पूछा भी गया है कई बार कि फराइजी आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो हाजी शरीयतुल्लाह, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फिर विचार करते हैं। सही नहीं है, ठीक है, गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनके बारे में बोला जा रहा है कि उन्होंने संस्कृत कॉलेज का द्वार गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए खोल दिया था। ये कथन सही है इनके बारे में। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में प्राचीन वैदिक शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत किया था। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभाला था, और उन्होंने जो है शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से कॉलेज के द्वार जो है वो गैर ब्राह्मणों के लिए भी खोल दिया था, गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए भी खोल दिया था, जिससे शिक्षा पर ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती मिली थी। दूसरा कथन कह रहा है विधवा पुनर्विवाह के बारे में। तो विधवा पुनर्विवाह को समर्थन में ये जो है लंबा आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। अपने तर्कों को पुख्ता करने के लिए उन्होंने प्राचीन वैदिक शास्त्रों और ग्रंथों जैसी चीज़ों का ये उस समय मतलब हवाला देते हैं, बताते हैं उन चीज़ों के बारे में, जिससे यह सिद्ध हुआ कि हिंदू धर्म में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है। और इन्हीं के प्रयासों से जो है 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ सही नहीं यानी गलत कथन पूछा जा रहा था आपसे। तो दोनों के दोनों सही हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। अगला है निम्न में से 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन। ठीक है, असत्य कथन फिर से एक बार आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। 1833 में ही समाप्त हुआ था। कुछ जो है वो 1813 वाले में समाप्त किया गया था, लेकिन पूर्णतः पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा 1833। इसने सिविल सेवा चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का सफल आयोजन प्रारंभ कर दिया था। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि सिविल सेवा प्रतियोगिता जो है इस अधिनियम में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रभावी रूप से शुरू नहीं हो पाया था, और यह जो है 1853 के अधिनियम में संभव हो पाया था, 1833 में नहीं। तो तीसरा कथन गलत है और गलत ही पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक और सही कथन दिया गया, इसमें परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ने का प्रावधान था। प्रार्थना समाज के संस्थापक और प्रसारकों के संदर्भ में कौन सा समूह सही है?
तो इसमें जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, केवल इसी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आत्माराम पांडुरंग और MG रनाडे। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका जो स्थापना है वो 31 मार्च 1867 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। ठीक है, तत्कालीन बम्बई आप कह सकते हैं, तत्कालीन बम्बई में हुआ था और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और इस संस्था को वास्तविक शक्ति और पहचान तब मिली जब 1869 में महादेव गोविंद रनाडे इससे जुड़ते हैं, MG रनाडे। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान चला था, इस दौरान जो है कला के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब चला था आपको पता है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, है ना, बंगाल विभाजन, उसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन चला था। रक्षाबंधन वगैरह भी मनाया गया था, राखी बंधन बिहार के दरभंगा में मनाया गया था उस समय, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है असनसन रीजन, आपका फेवरेट क्वेश्चन फिर से आ गया। तो 1907 का कांग्रेस का सूरत विभाजन टाला जा सकता था क्योंकि नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ही लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने पर सहमत थे। तो क्या इसका कही है, क्या मतलब इसका है, तो 1807 का कांग्रेस का सूरत विभाजन टाला जा सकता था, सही है, लेकिन इसका जो कारण दिया गया है वो गलत है। ठीक है, कारण इसका गलत है क्योंकि गरमपंथी और नरमपंथियों के बीच में वो वैचारिक मतभेद था। ठीक है, वैचारिक मतभेदों को आपसी अगर सहमति मिलता तो हो सकता सुलझ जाता, है ना। 1906 में आपको पता है कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के कारण जो है जो समझौता हुआ वह सूरत में विफल रहा था। ठीक है, और ये जो लाइन दिया गया है कि दोनों लोग जो है लाला लाजपत राय पर सहमत थे, ये कहना गलत है क्योंकि गरमपंथी जो है वो लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरमपंथी जो है वो डॉक्टर रास बिहारी घोष के नाम पर अड़े हुए थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो आइए विचार करते हैं और सही आंसर को चुनकर निकालना है। तो इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1913 में की गई थी, ये सही है, 1 नवंबर को की गई थी, शायद चेक कर लीजिएगा, 1 नवंबर 1913 को। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था, नहीं ये था, सॉरी गदर पार्टी की बात की जा रही है, ये था बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, ये इसका उद्देश्य था। गदर नाम का समाचार पत्र केवल हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था, ये गलत है। ठीक है, गदर नाम का समाचार पत्र हिंदी में ही नहीं बल्कि कई भाषाओं में प्रकाशित होता था और इसका जो है पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये केवल हिंदी में, अलग अलग भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाता था। तो 1 और 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, 1 और 2 जो है इसका सही जवाब है। इसके संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल तो थे ही, साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोहन सिंह भाखना जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे, है ना, सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शाहनाए मंडी का मुख्य कार्य क्या होता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शाहनाए मंडी का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनाज की कीमतों का निर्धारण और बाजार का निरीक्षण करना इसका मुख्य कार्य होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ से आपको सही कथन चुनकर निकालना है। तो हुमायूं अपने साथ मीर सैयद अली और अब्दुस समद को ईरान से लाया था, ये सही है। जहांगीर के काल में मुरक्का एल्बम बनाने की परंपरा शुरू हुई, ये भी सही है। शाहजहां के काल में चित्रकला में रेखांकन और सूक्ष्म विवरण पर जोर कम हो गया, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर्ण युग बोला जाता था। और उसके समय में चित्रकला में यथार्थवाद बढ़ा और व्यक्तिगत चित्रों के साथ साथ मुरक्का यानी एल्बम बनाने की कला बहुत लोकप्रिय हुई। ठीक है, जहांगीर स्वयं चित्रकला का इतना बड़ा मतलब शौकीन था कि वह चित्र देखकर बता सकता था कि उसे किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है।
शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत का क्या उत्तरदायित्व था? तो शिवाजी जो है अष्टप्रधान इनके काल में हुआ करता था, और सुमंत जो है वो विदेशी मामले और दरबारी शिष्टाचार को देखता था। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने जो है इनके प्रशासन में सुव्यवस्थित, अपने प्रशासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए 8 मंत्रियों का एक परिषद बनाया जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और इसमें जो है सूफी सिलसिलों के उनके आगमन के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी है ना। इसके सही क्रम की अगर बात कर ली जाए तो ये सही ही दिया गया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। चिश्ती सिलसिला जो है वो 12वीं सदी के अंत में आया था। सुहरावर्दी जो है वो 13वीं सदी, और कादरी सिलसिला जो है, कादरी सिलसिला ये 15वीं सदी में, और नक्शबंदी जो है वो 16वीं शताब्दी में बाकी बिल्लाह द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, निम्न यहाँ पर फिर से कथन और कारण दे दिए गए हैं 47 नंबर में। तो नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका में शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। सही है, ये प्रतिपादन किया था क्योंकि विज्ञानवाद के अनुसार बाह्य जगत की कोई सत्ता नहीं है, केवल चित्त चेतना ही सत्य है। तो ये आर जो है रीजन है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। ठीक है, नागार्जुन को शून्यवाद का जनक माना जाता था। ठीक है, जनक माना जाता था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो माध्यमिक कारिका में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शून्यता का अर्थ यह नहीं है कि कुछ भी नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं सापेक्ष है और उनका अपना कोई स्वतंत्र स्वभाव नहीं है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। ठीक ठाक क्वेश्चन इसमें लेंदी दिया गया है ना। चलिए मिलाते हैं। पूछा क्या जा रहा है, तो सांची का मंदिर संख्या 17, ये जानिए पहले कहाँ पर है। तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। सबसे प्राचीन गुप्त कला मंदिर जो है यही है, मतलब सबसे प्राचीन गुप्त कला मंदिर में से एक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ पर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो ये देवगढ़ में ही है ना। भीतरगांव का ईंटों का मंदिर, तो ये कानपुर में है ना, ये कानपुर में है। और तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर में है। ये कहाँ है, जबलपुर में है। करना क्या है हमें, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से सजाना है। तो ये जो है सांची का जो मंदिर है, ये सबसे प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर था, तो पहले नंबर पे यही आ जाएगा, 1 हो जाएगा पहले। उसके बाद आपको दिखेगा ये तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जो है गंगा यमुना की मूर्तियों का प्रवेश द्वार का अंकन है, तो 1 के बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है वो भीतरगांव का ईंटों का मंदिर, यानी 3, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको है। ठीक है, 49 नंबर। तो पूछा क्या जा रहा है, सही कथन। यहाँ के लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए। बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर हाथी, व्याघ्र, गेंडा और भैंसा अंकित है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति शिव की मुहर है वह एक त्रिमुखीय पुरुष को योगासन मुद्रा में दिखाया गया है। इस मुहर पर हाथी, व्याघ्र, गेंडा और भैंसा अंकित है। ठीक है, ये अंकित है इस पे, बिल्कुल सही है ये। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, जैसा कि उनके समाधान प्रथाओं से नहीं, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए जो जिनकी डेथ होती थी उनके कब्र में जो है उनकी ज़रूरत की चीज़ें दफनाया गया था, और जो कब्र है उसमें से ये सारी चीज़ें मिली है, उसी से हमें ये जानकारी मिलती है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल की नदियों के प्राचीन और आधुनिक नामों से सही सुमेलित किए ऋग्वैदिक नाम और अभी के जो नाम है। तो वितस्ता का नाम क्या है, झेलम। उसके बाद पुरुषनी का नाम है रावी, अकस्नी का नाम है चिनाब, और सुश्रुत का नाम है शतलुज। ठीक है, इस तरह से आप मिलाएंगे तो 2 1 4 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 2 1 4 3, चलिए ए में ही दे दिया गया है, 2 1 4 3। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। निम्न में से कौन उस परिषद के सदस्य नहीं थे।
तो इसमें से जो है वो उस परिषद के सदस्य जो है वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, इसके तहत जो है जो बंगाल के गवर्नर थे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1773 में ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो आपका जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। और पूछा जाएगा अगर कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी आपका जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उनकी सहायता के लिए यहाँ जो दिया गया है 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। और इस परिषद के 4 सदस्य जो थे वो फिलिप फ्रांसिस, है ना, ये जो दिख रहा है फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग, यहाँ पर जो दिख रहा है क्लेवरिंग, मानसन, और एक थे बारवेल। ठीक है, एक बारवेल थे, चौथे सदस्य ये थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए कितना मतलब क्वेश्चन कितनी चालाकी से सेट किया गया है। आप अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक मतलब एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन से ही बन सकता है, मतलब क्वेश्चन और आंसर दोनों क्वेश्चन में। कैसे? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। किस अधिनियम से? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है और ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए कितना अच्छा से इसमें क्वेश्चन सेट किया गया है। तो इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस गुएयर थे। ठीक है, सर मॉरिस गुएयर थे, और सर मॉरिस गुएयर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और इस पद पर ये जो है 1937 से लेकर 1943 तक रहे थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आप एक और नाम सुनते होंगे इम्पे का, है ना सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे जो है वो कलकत्ता में 1774 में स्थापित जो किया गया था सर्वोच्च न्यायालय, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर जो है गुएयर के बारे में पूछा जा रहा है, ये संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और सर एलिजा इम्पे जो थे वो 1774 में जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब से प्रभावी हुआ है? तो ये 1954 में, ये 1954 का अधिनियम था, प्रभावी हुआ है ये आई थिंक जून 1955। जी हाँ, यही सही है, जून 1955। खाद्य मिलावट अधिनियम जो है ये 1954 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ था। और इसका जो है अगर आपसे इसका मुख्य उद्देश्य पूछ लिया जाएगा तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली जो खाद्य वस्तुएं होती थी उसकी शुद्धता तथा उसकी जो पौष्टिकता थी उसको सुनिश्चित करना, उसकी जांच करना, और मिलावट वगैरह जो किए जाते हैं, है ना, मिलावट वगैरह जो किए जाते हैं उस चीज़ से को रोकना था। ठीक है, और इस अधिनियम को जो है वर्ष 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, लेटेस्ट वाला 2006 का है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? तो कौन सा वो अनुच्छेद है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 67B है। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, पदेन सभापति का मतलब क्या होता है कि उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी होंगे, मतलब उस पद पे जो भी होंगे XYZ जो भी होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपके बड़े भाई की शादी हो गई है और उनका कोई बेटा होता है, तो उनका बेटा होगा तो जाहिर सी बात है कि आप चाचा बनेंगे, है ना। तो ये उपराष्ट्रपति की चेयर पर जो भी बैठेगा जाहिर सी बात है वो राज्यसभा के सभापति के जो है सो सभापति भी होंगे। ठीक है, और भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67B जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को जो है वो राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा
जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा, प्रस्ताव द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है, जिसे जो है लोकसभा के द्वारा भी स्वीकार किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सही क्या है? विश्व बैंक में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रहे थे? नहीं। भारत के पूर्व गृह मंत्री थे? नहीं। ये वित्त मंत्री रह चुके थे, है ना, वित्त मंत्री रह चुके थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ये सही जवाब है। और आसियान के पूर्व अध्यक्ष, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, है ना। और ये जो मनमोहन सिंह थे, काफ़ी अच्छे अर्थशास्त्री थे, काफ़ी सफल अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये जो है 2004 से लेकर 2014 यानी मोदी जी के आने के पहले तक, 2004 से 2014 तक जो है ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और अपने कार्यकाल से पहले ये जो है विभिन्न पदों पर रह चुके थे, है ना। काफ़ी अच्छा अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे ये। इससे पहले 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 15वें गवर्नर ये रह चुके थे। ठीक है, जो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन कह रहा है। और इसके अलावा यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एक चीज़ इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, 1991 से लेकर 1996 तक भारत के ये वित्त मंत्री रहे थे। हमने अभी जो बताया था आपको, ये भारत के 22वें नंबर के वित्त मंत्री थे। ठीक है, और इनके समय में जो है अर्थव्यवस्था घोड़े की, मतलब विदेशी घोड़े की रफ्तार में दौड़ती थी, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पर दो सूची दिए गए हैं, कौन मतलब सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। देखिए, सीएजी जो होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पद है, इसलिए आपको बता दिया गया। अब यहाँ पर आइए मिलान कर देते हैं इसका। तो सीएजी की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 148 यानी ए का 4, ठीक है, ए का 4। उसके बाद सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियाँ, सीएजी की कर्तव्य और शक्तियाँ, तो ये अनुच्छेद 149, ठीक है, 4 फिर 2। उसके बाद संघों के खातों का प्रारूप, तो संघों के खातों का प्रारूप ये 150 में है, यानी कि 4 2 150 यहाँ 3 में जाएगा, 4 2 3। और ऑडिट रिपोर्ट 151, 4 2 3 1 कहाँ है, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही जवाब है। इसको जो है एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। नियुक्ति, ये सीएजी के बारे में हमने बताया आपको कि सीएजी जो होते हैं इनका मतलब अनुच्छेद में अगर आप संविधान में देखेंगे, अनुच्छेद 148 से 151 तक में इन सीएजी के बारे में उल्लेख मिलता है। सीएजी की नियुक्ति की अगर बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 148 में बात की गई है। सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों की बात 149 में की गई है। और संघ के खातों का प्रारूप 151 150, ठीक है, 150। और ऑडिट रिपोर्ट 151, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कथन और कारण। तो अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारत के संविधान में नहीं दी गई है क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं दी गई, ये सही है। कहीं भी भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कि अल्पसंख्यक आयोग संविधान का निकाय नहीं है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है, जिसे यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये दूसरा गलत है, यानी कि ए सही है और आर मतलब गलत है। ठीक है, ए की सही व्याख्या जो है वो आर नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही है तो नहीं होगा, ए सही है और आर, ए और आर दोनों सही, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आपसे सटीक आंसर की बात कर ली जाए तो अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। यहाँ पर जो है सो इसका आंसर
आप अगर सटीक रूप से देखेंगे तो होना तो चाहिए कि ये सही हालांकि संविधान में इसकी व्याख्या संविधान जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत लाई गई है, तो संविधानिक निकाय मतलब एक तरह से ये नहीं कह सकते हैं, अधिनियम के द्वारा लाई गई है अल्पसंख्यक, तो ये जो है सही है, आर भी सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। तो इसमें से जो है दिनेश गोस्वामी का संबंध जो है वो चुनाव सुधार से हो, और इस समिति का गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए कब किया गया था, तो 1990 में किया गया था, और इसने जो है चुनाव सुधारों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें इसके द्वारा की गई थी, है ना। यहाँ पर जो आपको नरसिम्हन समिति दिख रहा है ये बैंकिंग सुधार क्षेत्र से है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बैंकिंग सुधार क्षेत्र से है, बैंकिंग सुधार क्षेत्र से है। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आपको पता ही होगा, पीआर पंचायती राज से। और चलैया समिति जो है वो कर सुधार से संबंधित है, टैक्स, है ना, कर मतलब टैक्स सुधारों से संबंधित है। ठीक है, भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है। भारतीय नौसेना में पूछा जा रहा है, सेना में जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं उनके समकक्ष कौन होता है, तो उनके समकक्ष कमांडर होते हैं। ठीक है, इनके समकक्ष जो है वो कमांडर होते हैं। गोवा भारत का विधिवत पूर्ण राज्य कब बना था, तो ये 1987 में बना था। ठीक है, 1987 मई 1987 में बना था। ठीक है, गोवा को जो है वो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया था। पुर्तगाली जो है, आप एक चीज़ देखेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आते हैं। आप देखेंगे कि 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, वो भारत आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे कोई विदेशी सबसे पहले जो आता है वो पुर्तगाली ही होता है, और सबसे लास्ट में जाने वाला भी है। देखिए कब जा रहा है, 1961 में, है ना। लेकिन 1961 से यहाँ पर अब 87 आंसर मतलब मैंने बताया है, तो 1961 से लेकर 1987 तक जो है यह दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश था, यानी एक यूटी था। ठीक है, गोवा जो है वो 56वें राज्य के रूप में, माफ़ कीजिएगा, 56वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 1987 में हुआ था, इसके तहत 30 मई 1987 को भारत का 25वां पूर्ण राज्य बना था। ठीक है, और अनुच्छेद 371 आई के तहत गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उपबंध किया गया है, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। कौन सी वो अर्थव्यवस्था मतलब बिंदुएं हैं, तो यहाँ पर जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं। पता चला कि खेत में धान रोप रहे हैं और वहाँ पर 4 लोग रहेंगे, फिर भी धान को काट सकते हैं, लेकिन उसी काम को करने के लिए 10 लोग वहाँ पर हैं। ठीक है, तो छोटे से काम को करने के लिए ज़्यादा लोग होते हैं, उसे प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, तो ये है। दूसरा दिया गया है कृषि मुख्य व्यवसाय, तो ये भी है। तीसरा है प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च, ये नहीं है। ठीक है, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता आप देखेंगे अगर, तो कृषि पर निर्भरता ठीक ठाक है, जहाँ कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा जो है कृषि और संबंध गतिविधियों में लगा हुआ है। ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता के रूप में देखने को मिलेगी। और यहाँ जो प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन की बात कर ली जाए, तो अगर आप विकसित देशों से इसकी तुलना करेंगे तो ये हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं इसमें, प्रोटीन का सेवन करने में, है ना। काफ़ी निम्न स्तर पे हम लोग इसका अभी सेवन करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और मानव विकास स्तर जो है वो अपेक्षाकृत यहाँ पर कम रहती है। ठीक है, तो ये जो मानव पूंजी की गुणवत्ता दी है, तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत त्रैमासिक नियम किसने प्रतिपादित किया। तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत जो है, यानी त्रैमासिक नियम जो है, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये अगस्त कॉम्टे के द्वारा
ठीक है। अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं अगस्त कॉम्टे। इनके द्वारा जो है वो सामाजिक विकास की त्रैमासिक नियम जो है प्रतिपादित किया गया था और इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र से, सोशियोलॉजी से ये सवाल आपको दिया गया है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। तृतीयक क्षेत्र का जो आय है वो बढ़ जाएगा। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अगर आप नज़र डालेंगे तो अर्थव्यवस्थाएं जो है वो पारंपरिक रूप से प्राथमिक, यानी कि फर्स्ट में जो है वो प्राथमिक कृषि और द्वितीयक जो है वो विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण, और तृतीय जो होता है और अंत में जो होता है वो तृतीयक, ठीक है। तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र भी इसे कह सकते हैं, सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ता है, ठीक है। और विकासशील देशों में सेवा क्षेत्र अक्सर सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आप जीडीपी कहते हैं, जीडीपी का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन जाता है, जैसा कि भारत में देखा गया है, जहां पर 50% से अधिक का योगदान जो है वो तृतीयक क्षेत्र दे रहा है। चलिए सॉरी, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती नहीं रही है। ऐसा कोई रिकॉर्ड, मतलब बढ़ने का रिकॉर्ड नहीं है। पिछले दशक की अगर तुलना की जाए, पिछले दशक की बात की जाए, तो भारत की जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर में लगातार वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि इसमें जो है उतार चढ़ाव देखा गया, कभी वृद्धि तो कभी घटता हुआ देखा गया है, ठीक है। और अगला है कि पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपया में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो जी हाँ, बाजार कीमतों की अगर आप तुलना करेंगे, ठीक है, भारत का नाम मात्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि बाजार कीमतों पर रुपया में पिछले दशक में यानी 10 साल में लगातार बढ़ा है, ठीक है। दूसरा वाला सही है, केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति का मतलब क्या है? भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति का मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें जो है भुगतान संतुलन की प्रतिकूल, यानी कि प्रतिकूल मतलब उल्टा, अनुकूल मतलब होता है आपके अनुकूल, यहाँ प्रतिकूल पूछा जा रहा है, यानी कि आपके अनुकूल नहीं है, आपके लिए वो सुविधाजनक नहीं है, ठीक है। तो प्रतिकूल यानी खराब स्थिति, ठीक है। तो भुगतान संतुलन में ये खराब स्थिति कब होगी? जब आप आयात ज़्यादा करेंगे, है ना, आयात ज़्यादा करेंगे और निर्यात कम करेंगे। निर्यात करेंगे तभी तो विदेशी मुद्राएं हमारे पास आएंगी, है ना, डॉलर हमारे पास आएगा। तो आयात से अधिक निर्यात, ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा उल्टा मैंने लगाया, निर्यात से अधिक आयात, ठीक है, निर्यात से अधिक आयात, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही जवाब है। अगला है, भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ है? तो ये धन शोधन अधिनियम जो है वो 2005 से लागू हुआ है। धन शोधन निवारण अधिनियम जो है वो 2002 का अधिनियम है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के बाद जो है वो 1 जुलाई 2005 से प्रभावी बनाया गया है और इसे भारतीय संसद के द्वारा 2002 में पारित कर दिया गया था और 17 जनवरी 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई थी। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अवैध रूप से अर्जित काले धन जो करते हैं, काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया को रोकना और ऐसी संपत्ति को जब्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मांग के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी डिमांड की बात की जा रही है, डिमांड और सप्लाई, 2 वर्ड आप पढ़ते हैं। तो मांग के नियम के अनुसार कौन सा सही है? तो जब आय की कीमत बढ़ जाती है तो मांग बढ़ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ता नहीं, कीमत घटती है तब मांग बढ़ता है। जब आय में वृद्धि होती है तब मांग बढ़ जाता है, आय में वृद्धि होती है तब नहीं। ये मतलब ठीक है, लेकिन 4 ऑप्शन जब आपके पास रहेगा तो उस समय आप सबसे सटीक ढूंढेंगे। अगला क्या है? जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है, ये सबसे सटीक है, ठीक है। मांग का नियम जो कहता है कि किसी वस्तु की कीमत जो है और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध होता है, ठीक है, एक विपरीत संबंध होता है। यह मानते हुए कि आय जो है वो पसंद और संबंधित वस्तुओं की कीमतें जैसे कि अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता उसकी कम मात्रा खरीदता है ना। अगर आज एसी का दाम बढ़ जाएगा तो आप शौक से एसी थोड़े लगाने जाएंगे, है ना, आप शौक से एसी नहीं लगाएंगे। जब घट जाएगा तो भले आप शौक से लगा सकते हैं। तो दाम घटा तभी तो मांग बढ़ी,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच आपसे पूछा जाएगा, तो इसका जवाब होगा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यह जो है ध्यान रखिएगा एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों, समझौतों और विवादों की देखरेख करती है ताकि व्यापार सुचारू, पारदर्शी और मुक्त रूप से हो सके। ठीक है, इसकी स्थापना अगर आपको जानना हो तो 1 जनवरी, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना भी आपसे पूछी जाएगी, तो जवाब होगा उदयन। ठीक है, सर्वप्रथम जो है, और ये जो है हर्यक वंश के राजा थे। ठीक है, हर्यक वंश के राजा थे उदयन। इनका शासनकाल जो है वो 460 से 444 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, और मतलब इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, उससे पहले राजधानी जो है वो राजगृह हुआ करता था, वर्तमान राजगीर जो है ना। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। पृथक बिहार के आंदोलन में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इस ऐसे मतलब इनके साथ साथ महेश नारायण को भी याद किया जाता है। एक और नाम है महेश नारायण, इनको भी याद किया जाता है। और इस आंदोलन में उनके अन्य साथी भी थे, जैसे नंद किशोर लाल, कृष्ण सहाय, और एक नाम है अली इमाम, है ना, ये सारा नाम, मजरूल हक, दीप नारायण सिंह, ये सभी लोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सच्चिदानंद सिन्हा की होती है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रमुख संस्थापकों में कौन शामिल हैं? तो इसमें जो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की अगर आपसे बात की जाएगी तो इस सबसे पहले जानिए कि इसकी स्थापना जो है वो 1934 में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य, नोट कर लीजिए इसे, आचार्य नरेंद्र देव थे, है ना, आचार्य नरेंद्र देव। और ये इसके कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। सचिव पूछा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण थे, है ना, सचिव पूछा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण थे। हालांकि अगर स्थापना के प्रमुख संस्थापकों की बात की जाए तो रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे, और जयप्रकाश नारायण तो थे ही, राम मनोहर लोहिया भी थे, है ना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव भी इसके अध्यक्ष थे, मतलब इसमें वो भी नाम रहता तो सही होता। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 72, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तो ये डच शैली से है। डचों ने जो है यहाँ पर डचों के द्वारा जो है वो शायद 1632 में यहाँ पर जो है फैक्ट्री भी स्थापित की गई थी। हाँ, 1632 ही था शायद। 1632 में डचों के द्वारा यहाँ पर पटना कॉलेज में ही फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और पटना में स्थित राजभवन जो है वो मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें यूरोपीय पुनर्जागरण के काल की शैली है। भारत के उस क्रांतिकारी का मतलब बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो ये थे फणींद्रनाथ घोष। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो जवाब हो जाएगा 1928 ईस्वी। और कहाँ पर? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था, और यह एक क्रांतिकारी संगठन था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रांतिकारी संगठन था, और बिहार के इस संगठन की बैठक में शामिल होने वाले क्रांतिकारी व्यक्ति जो थे वो फणींद्रनाथ घोष थे। चलिए, चट्टानों के प्रकार को क्षेत्र से मिलाने की बात की जा रही है। तो धारवाड़ प्रकार की चट्टानें जो है वो मुंगेर के आसपास पाई जाती है दक्षिण बिहार में, तो एक का 3 हो जाएगा। दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, यहाँ अभ्रक निक्षेप पाए जाते हैं, तो एक का हो जाएगा 3, यहाँ 3 लिख देंगे। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है वो दक्षिण पश्चिम बिहारी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कैमूर साइड, है ना। तो विंध्यन की यहाँ दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी।
टर्सियरी जो है वो हिमालय के तराई क्षेत्र में मुख्यतः जो है ये पश्चिमी चंपारण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सी का हो जाएगा 1, 3, 4, 1 और क्वाटरनरी गंगा के मैदान, ठीक है 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जो है वो जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, है ना। और जगजीवन राम के द्वारा जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग का भी स्थापना किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो है मीरा कुमार हैं वो जगजीवन राम की बेटी हैं, ठीक है। मीरा कुमार जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं वो जगजीवन राम की ही बेटी हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था। तो ये टेलर था, ठीक है, कमिश्नर टेलर। आपको पता है कि 1857 का विद्रोह जो है पटना में पीर अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। पीर अली कौन थे, तो ये पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है, पुस्तक विक्रेता थे। और इन्हीं के द्वारा जो है आंदोलन का नेतृत्व किया गया, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें जो है फांसी पर लटका दिया था, है ना। लेकिन काफ़ी जो है महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा, वीर की तरह लड़े थे ये, है ना। और कमिश्नर टेलर ही था जिसने विद्रोह को पटना में दबाया था। इस विद्रोह को दबाने में जो है सो अफीम व्यापार का एजेंट लायल मारा गया था, है ना। अफीम व्यापार का एक एजेंट था लायल, ये भी मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। तो ये डुमरांव में चलाया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। बाद में चौरी चौरा कांड होने के कारण बापू ने इसे वापस ले लिया था। तो डुमरांव में इसी दौरान जो है नवंबर 1920 में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था और भागलपुर में शराबबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। भागलपुर में शराबबंदी, ठीक है, शराबबंदी चलाया गया था। अगला है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो ये राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए, ठीक है। 20 जुलाई 1937 को भारत सरकार अधिनियम जो 1935 की आई थी, इसके तहत श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन ये 1938 जो लिखा गया है ये फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा जो गठित सरकार थी उसने इस्तीफा दे दिया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया, बिल्कुल सही है। दूसरा, ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में चुनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष होना चाहिए, तो ये गलत है। तीसरा, ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम यानी जनपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, तो 3 भी सही है। पूछा क्या जा रहा है सही कथन, तो 1 और 3। ये पॉइंट मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ और ये क्वेश्चन भी आया है कि 50% आरक्षण दिया कब गया है बिहार में, तो वर्ष 2006 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है। ये बीपीएससी सीएससी का PYQ है, बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मोहना और लीलाजन नदियाँ से बनती है, मोहना और लीलाजन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बोधगया से 3 किलोमीटर नीचे 2 बड़ी पहाड़ियाँ नदी है, जो पहाड़ी नदी है लीलाजन और मोहना, इससे मिलकर जो है फल्गु नदी बनती है और इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 270 मीटर है, ठीक है। लीलाजन नदी को ही निरंजना नदी बोला जाता है, ठीक है। निरंजना नदी जो आप सुनते हैं ये और कोई नहीं, लीलाजन नदी को ही बोला जाता है और नीलांजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और फल्गु को जो है वो निरंजना भी कहते हैं, फल्गु को भी निरंजना कहते हैं, ठीक है। बिहार में फल्गु नदी की अगर आपसे लंबाई पूछ ली जाए तो 135 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के कुछ अनुच्छेद के तहत लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है।
तो पूछा गया आपसे किस अनुच्छेद के तहत, है ना। यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत ये जो नोटिस है सौंपा गया है, तो अनुच्छेद 94C, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हुआ कब था, तो बजट सत्र के दौरान हुआ था, है ना। लोकसभा स्पीकर वर्तमान में ओम बिरला, और इनके खिलाफ जो है संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया था, ठीक है। और जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो अनुच्छेद 96 के अनुसार जो है वे सदन का संचालन नहीं कर सकते, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत यानी कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसे पद से हटाया जाएगा। कितने दिनों तक, तो ये 30 दिनों तक अगर कोई है, ठीक है। 130वां विधेयक था ये, संविधान संशोधक CAB कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था ये, और इसमें जो है 30 दिन तक जो है सो अगर कोई है, मतलब कोई गिरफ्तार किए गए हैं, मतलब 2025 का ये प्रस्ताव किया गया है कि अगर किसी मंत्री, जिसमें PM CM सभी शामिल हैं, इनको गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2019 से 23 की अवधि में बिहार में जन्म के समय कुल औसत आयु कितनी दर्ज की गई है, तो कुल औसत आयु जो है वो 69.3 वर्ष दर्ज की गई है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रीसेंट डेटा के अनुसार पुरुषों की औसत आयु जो है वो 68.9 वर्ष है, ठीक है। और महिलाओं की औसत आयु जो है 69.7 वर्ष है। बिहार में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में आप देखेंगे तो 0.8 वर्ष अधिक है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP, इसके अनुसार जो है भारत में जन्म के समय कुल जीवन प्रत्याशा वर्तमान में 72 है, ठीक है। महिलाएं लगभग 73.6 है और पुरुष जो है वो 70.5 है। तो ये भी UNDP वाला आंकड़ा भी याद रखिएगा। चलिए 84 नंबर, 1 फरवरी 2026 को PM मोदी ने पंजाब के किस हवाई अड्डे पर नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा किया है, तो नाम बदल दिया गया है। तो ये आदमपुर हवाई अड्डा था, ठीक है। आदमपुर हवाई अड्डा था जिसका जो है नाम मोदी जी के द्वारा श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा कर दिया गया है, ठीक है। और यह नामकरण जो है महान संत और समाज सुधारक संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती थी, ठीक है। 649वीं जयंती तो कब, 1 फरवरी, जो यहाँ पे लिखा ही गया 1 फरवरी 2026 को थी, इसी पावन अवसर पर किया गया है, ठीक है। फरवरी 2026 में बिहार राज्य ने इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में आर्टिफिशियली कौन सा माइलस्टोन हासिल किया है, आर्टिफिशियली कौन सा माइलस्टोन जो है वो हासिल कर लिया है, तो बिहार को नक्सल फ्री राज्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। फरवरी 2026 में मुंगेर ज़िले में जो आखिरी बचे हथियारबंद माओवादी थे, इन लोगों को सरेंडर करवा दिया गया है और ऑफिशियली जो है वो नक्सल फ्री बिहार को घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक 5 रिकॉर्ड जीते हैं, तो अनोरा ने, ठीक है। अनोरा ने 5 अवार्ड जीते हैं, सबसे अधिक है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कर ली जाए तो भी अनोरा है, सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात कर ली जाए तो शॉन बेकर ये किस फिल्म के निदेशक हैं, तो अनोरा के हैं, है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर ली जाए तो माइकी मेडिसन, ये भी अनोरा के लिए काम की थी। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा की बात कर ली जाए वो भी अनोरा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन की बात कर ली जाए तो वो भी अनोरा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अनोरा 5 बार अनोरा यानी 5 अवार्ड इसके द्वारा जीता गया है, ठीक है। चलिए अगला है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेज़बानी 2027 में कौन सा देश करेगा, तो ये सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक जो ई स्पोर्ट्स गेम है इसकी शुरुआत की है और ई स्पोर्ट्स विश्व कप फाउंडेशन इस आयोजन में भागीदार बनेगा
और इसका जो यह आयोजन जो है वो IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल और सऊदी अरब के बीच 12 वर्ष के समझौते का हिस्सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खेल से संबंधित, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषा का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, तो ये जो दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इन्हें जो है वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। संस्था और देश दिए गए हैं, नियुक्ति दी गई है। ठीक है, 89 नंबर। तो IMF कार्यकारी निदेशक, तो ये उर्जित पटेल हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु हैं। ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं। तो ये सही दिया गया है, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? आयुर्वेद दिवस होगा, आयुर्वेद। ठीक है, तो ये आयुर्वेद 23 सितंबर को जो है वो आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इससे पूर्व जो है वो आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती धनतेरस के दिन मनाया जाता था। ठीक है, और धनतेरस की तिथि जो है आपको पता ही है, प्रत्येक वर्ष, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो है हम लोग धनतेरस मनाते हैं, तो ये प्रत्येक वर्ष बदलते रहता था, इसलिए जो है ये अब फिक्स कर दिया गया है 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और कन्नड़ भाषा, ठीक है, कन्नड़ भाषा की कहानी संग्रह इनका है, कौन सा? तो हार्ट लैम्प। ठीक है, हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है, बानू मुश्ताक को। ठीक है, ये जो है बानू मुश्ताक कर्नाटक की हैं, ये कर्नाटक की हैं। 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 18वीं BSF की टुकड़ी किस देश में भेजी गई है? तो 18वीं BSF की टुकड़ी जो है वो भेजी गई है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, ऑप्शन नंबर ए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भेजी गई। और BSF की इस टुकड़ी में 160 कार्मिक शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, शामिल हैं, जिसमें 25 जो है वो वुमेन है, महिला कर्मी है। ठीक, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा मई 2025 में अंकुर पहल की शुरुआत की गई है? तो ये ओडिशा के द्वारा शुरू की गई है ना। अंकुर का जो पूर्ण रूप है वो अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अंकुर पहल के द्वारा जो है वो शहरों को भविष्य के लिए तैयार करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत की ऑरेंज इकोनॉमी के उदय की घोषणा की है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये है क्या। तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है ये उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो धन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए रचनात्मकता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाती है। ऑरेंज इकोनॉमी का एक तरह से ये मान के चलिए कि डेफिनेशन है। ठीक है, अगला है कि 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो उमा कांजीलाल, ऑप्शन नंबर बी, उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। और वर्ष 1989 में उमा कांजीलाल जो है वो इग्नू से जुड़ी थी। और इग्नू का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इग्नू को वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व का सबसे बड़ा उच्च शिक्षा संस्थान माना गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है? तो ये तुवालू है। ठीक है, तुवालू है। और यह जो है स्थानांतरण फालापिली यूनियन संधि 2023 के अंतर्गत होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तुवालू जो है वो ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है ना। तुवालू की राजधानी
फुनाफुटी है, फुनाफुटी, ठीक है। तवालू की राजधानी जो है वो फुनाफुटी है और यहाँ की मुद्राएं ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, तुवालुअन डॉलर है, ठीक है। डॉलर सबको रखना है। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना था? तो ये स्टारशिप है, ठीक है। स्टारशिप का 10वां इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट था ये, और यह एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा टेक्सास के स्टार बेस से लॉन्च किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए 97 हो गया, अब बारी आती है 98, 99, 100 की। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। देवभूमि परिवार योजना, तो जी हाँ, ये देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव 2025 की यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 23वें स्थान पर है, ये भी सही है। इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एक्सेस किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य की 106वीं विधानसभा स्थापना दिवस पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो ये बिहार का, ठीक है, बिहार का। और बिहार विधानसभा की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो 7 फरवरी 1921 को हुई थी, और यह पहल जो है बिहार विधानसभा के 106वें स्थापना दिवस पर जो ओम बिरला हैं उनके द्वारा की गई है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 100वां क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री हिमांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के कितने क्रू सदस्य ISS में, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, 18 दिन बिताने के बाद वापस धरती पर सुरक्षित लौटे हैं? कितने दिन रहे थे? तो ये 3 दिन रहे थे, ठीक है। इस मिशन में मुख्य रूप से जो है शुभांशु शुक्ला, ये भारत के, और इसके अलावा पेगी विट्सन जो अमेरिका के, और स्लावोस उजनान्स्की ये पोलैंड के, और तिबोर कापू हंगरी के शामिल थे, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। काफ़ी लेंदी ये सेट बनाया गया, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है इस सेट को कंप्लीट करने में। आप फास्ट करके देखिएगा, 1.25 या 1.5 को देखिएगा तो मामला ठीक लगेगा आपको देखने में। बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पठन पाठन का कार्यक्रम जारी रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।